हेलो स्टूडेंट्स, आ गए हम फिर से। ठीक है, लास्ट लेसन में हम लोग क्या पढ़े थे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद अब वो कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर अप्लाई करेंगे। तो लोग क्यों पढ़े हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? क्योंकि अगर हमारे पास दो टाइप का बॉडी है, दो बॉडी, एक मान लो फैला हुआ है और एक पॉइंट मास है, उन दोनों के बीच में कैसे फोर्स निकालना है। मतलब चार्ज को हम पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब फैला हुआ चार्ज को पॉइंट चार्ज में हम लोग कन्वर्ट करके न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे, या अभी हम जो पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, वो कूलम्ब्स लॉ होता क्या है? सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ पढ़ने से पहले ये चीज़ सोच लो कि कूलम्ब्स लॉ हम अप्लाई करेंगे किधर। तो कूलम्ब्स लॉ हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे चार्ज, तुम्हारा दो चार्ज रेस्ट में है। क्यों? मोशन में होगा तो क्या होगा, संसार में कुछ अथल मुथल मच जाएगा क्या? नहीं। तो अब करेंगे क्या? अगर रेस्ट में नहीं होगा, चार्ज मोशन करेगा, तो मूविंग चार्ज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के ऊपर चार्ज डालेगा, दूसरे के ऊपर फोर्स डालेगा। एक का मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज, मान लो दो चार्ज है, मोशन कर रहा है, एक चार्ज जब मूव करेगा उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और उसी का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे चार्ज के ऊपर एक फोर्स डालेगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर भी एक फोर्स डालेगा। मतलब एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है, द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग को पढ़ना क्या है? फोर्स ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट। तो उसको बोलते हैं हम कूलम्ब्स लॉ। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। कूलम्ब्स लॉ पढ़ने से पहले इसको कहाँ अप्लाई करेंगे? तो कूलम्ब्स लॉ को हम हमेशा अप्लाई करेंगे टू चार्जेस एट रेस्ट। चार्ज मतलब क्या है? बॉडी है, बॉडी में चार्ज है। ऐसा नहीं कि आसमान में चार्ज घूम रहा है। मैं बताया था चार्ज ऑलवेज रिमेन्स विद द मास। तो दो बॉडी ले लो और दो बॉडी में कुछ चार्ज ले लो, उसका कुछ चार्ज है। अब क्वेश्चन क्या है कि दो चार्ज के बीच में कैसे फोर्स निकालेगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि चार्ज कहाँ पे हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वो यूनिवर्सल कांस्टेंट फोर्स है। मतलब दो मास के बीच में तुम जहाँ पे भी रखोगे, अगर डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, तो वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर? लेकिन कूलम्ब्स फोर्स क्या होता है? मीडियम डिपेंडेंट होता है। मीडियम चेंज कर दोगे तो चार्ज बराबर रखो, चार्ज बराबर रखो, ये Q1, ये क्या है Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी बराबर रखो R। लेकिन इसको लेके अगर मीडियम में दूसरा मीडियम को ले जाओगे तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यही पढ़ने वाले हम, क्या क्या होता है, कैसे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इधर देखो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है। ओके, तो लेट अस वेलकम टू कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि यही तो शुरुआत हुआ असली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहीं से शुरुआत हुआ। तो कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। बाकी जो पढ़े थे वो तो इंट्रोडक्टरी था, वो जानना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ये सबसे ज़रूरी है। ठीक है, इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। हम करने क्या वाले हैं? हम इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स निकाल रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स निकाल रहे हैं, इसलिए चार्ज को रेस्ट में ले रहे हैं। तो कूलम्ब्स लॉ मैं बोला ओनली एप्लीकेबल ओनली द चार्ज एट रेस्ट, क्योंकि चार्ज जब रेस्ट होगा उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। चार्ज अगर मोशन कर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड और एक एक्स्ट्रा फोर्स डालेगा। तो मेरा जो मतलब है चेंज हो जाएगा। मेरा मतलब यही था कि निकालना है। क्या निकालना है? चार्ज एट रेस्ट में जो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स डालेगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर। ठीक है, बस देख लो क्या करना है। सो लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इन ए मीडियम सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर। अब मीडियम क्या है? अभी के लिए, फिलहाल के लिए सोच लो मीडियम है हमारा फ्री स्पेस और एयर मीडियम। फ्री स्पेस जो है एयर वही नहीं है, हम लोग बराबर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, जो आगे पढ़ने वाले हैं। फ्री स्पेस का क्या होता है? 1 होता है, और एयर का क्या होता है? 1.003। तो 1 और एक है 1.003, तो दोनों बराबर है, नियरली इक्वल टू है। तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं अभी के लिए कि फ्री स्पेस है। तो हम तो अभी फ्री स्पेस में नहीं जा रहे हैं, हम अभी किधर है? एयर मीडियम है। तो अभी सोच लो कि एयर मीडियम को बराबर फ्री स्पेस की तरफ। तो अब करने वाले क्या है? टू चार्जेस। लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 and Q2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R। अब ये R किधर से किधर है? R बॉडी का सेंटर से सेंटर। मैं बोला सर आप तो बोले हैं चार्ज, अब बॉडी कहाँ से आ रहा है? मैं पहले से बोला हूँ
कि चार्ज ऑलवेज रिमेन्स विद बॉडी। तो चार्ज बोल रहा हूँ मतलब यही एक बॉडी है, तो बॉडी में चार्ज क्या है Q1, तो इसका मान ऐसे ही होगा, एक बॉडी का चार्ज Q1 है, इस बॉडी का चार्ज क्या है Q2 है। तो दोनों में सेंटर टू सेंटर जोड़ लेना, दिस इज द कंडीशन। तो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। सो इट इज ए कूलम्स फोर्स। समझने के साथ साथ प्रॉपर्टी भी आ रहा है। पहला प्रॉपर्टी इज ए सेंट्रल फोर्स बिकॉज इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस सेंटर टू सेंटर, सो इट इज ए सेंट्रल फोर्स। अब देखो होता क्या है, तुमको पता है अगर दोनों का नेचर सेम है, हम अभी दोनों का नेचर सेम लिए हैं, तो Q1 Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा उस तरह, Q2 Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो Q1 को Q2 रिपेल करेगा, Q2 को Q1 भी रिपेल करेगा। तो देखो Q1 को Q2 रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है मतलब Q2 इधर रिपेल कर रहा है, तो मैंने क्या दूंगा डायरेक्शन, तो इस तरह लिख सकता हूँ F फोर्स ऑन 1 के ऊपर कौन दे रहा है, 2 दे रहा है, F1 2। अब 2 को 1 क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो इसको ये यहाँ पे है, ये रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है मतलब इस तरफ कर रहा है, तो इसको क्या लिखोगे, फोर्स ऑन 2 बाय 1। ठीक है, और ये अगर इसको रिपेल कर रहा है तो इसको क्या लिखोगे, फोर्स ऑन 2 बाय 1, फोर्स ऑन 2 बाय 1। तो 2 को ऊपर फोर्स डाल रहा है, कौन डाल रहा है, 1 डाल रहा है। अब देखो दोनों, अब ये सिचुएशन में देखो, एक इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है, ये अगर आई कैप होगा ये क्या होगा, माइनस आई कैप। ये अगर आई कैप होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन अगर इस तरफ होगा तो इसका डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, तो ये आई कैप है तो ये क्या है, माइनस आई कैप। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एक एक्शन होगा तो दूसरा क्या होगा, रिएक्शन, एक एक्शन होगा तो दूसरा क्या होगा, रिएक्शन, सेकेंड प्रॉपर्टी। अब देखते हैं मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे ये बोलता है F12 वेक्टर, ये वेक्टर सिंबल दे दो, वेक्टर F12 वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड जितना है F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना है, बराबर। ये उसको जितना फोर्स देगा वो भी इसके ऊपर उतना फोर्स देगा। तो ये जो दे रहा है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि सर दोनों फोर्स का रेशियो कितना होगा, ये दोनों फोर्स का रेशियो कितना होगा, तुम बताओ दोनों फोर्स का रेशियो कितना होगा, 1:1 होगा। मान लो यहाँ पे 2 कूलम है, यहाँ पे 5 कूलम है, 2 के ऊपर 5 जितना फोर्स दे रहा है, 5 2 के ऊपर उतना फोर्स दे रहा है, 2 5 को जितना दे रहा है, 5 2 को इतना दे रहा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 बॉडीज, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद करो न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आ गया कि कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्लियर, कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, clear? So this is the thing. First property आ गया, it is a central force, now it is a action and reaction pair. So this obeys Newton's which law, third law. Clear? अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। हम बोल भी सकते हैं कि दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट डू मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब तुम वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट ईयर में पढ़े हो व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। सो कूलम्स फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। हो गया 3 प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी। और आगे प्रॉपर्टी आएगा तो अभी सुन लो। इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स, इट इज़ मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम चेंज होगा तो फोर्स चेंज हो जाएगा, एंड इट इज ओबेस न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज एक्शन रिएक्शन पेयर, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। अब चलो लॉ की तरफ। लॉ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, चार्ज एट रेस्ट। क्यों, क्योंकि रेस्ट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्स इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट मैग्नेटिक फील्ड। मोशन करा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। कॉन्सेप्ट हमारा, लॉजिक हम जो सोचने वाले हो सब चेंज हो जाएगा। अब करने क्या है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड बोल रहा है F12 हो या F21 हो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है। तो कूलम्स लॉ बोलता है कि F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, इसको F ले लो।
एफ कूलम ले लो या एफ ले लो, एफ कूलम ले लो, तो ये एफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों का चार्ज का मॉडुलस। ये मॉडुलस का मतलब क्या समझते हो? मतलब जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, मान लो 2 और 3 कूलम ले रहे हो तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव लेना। 2 और -3 ले रहे हो तो वहाँ पे भी दोनों पॉजिटिव लेना है, इसलिए हम लोग मॉडुलस ले रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व के टाइम में ये गलती मत करना, मॉड लेना है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव लोगे, दोनों मॉड। तो प्लस चार्ज है तो प्लस लो, माइनस चार्ज है भी तो प्लस लो, सो दैट इज मॉड। अदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? 1/r²। तो इसका मतलब मैं तेरे को प्रोपोर्शनल, मैं इसको भी प्रोपोर्शनल, तो मैं दोनों को प्रोपोर्शनल, तो हम लिख सकते हैं। तो एफ, इसको मिला के हम क्या लिखेंगे? मिला के हम लोग लिखेंगे कि एफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 mod Q2 mod बाय r²। ये दोनों को मिला के हम ये लिख सकते हैं। अब जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे जिसको बोलते हैं हम कूलम्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, कूलम्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसका नाम क्या लिखा है मैंने? एफ सी इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट यूज करना है Q1 का मॉड Q2 का मॉड बाय क्या है? r²। और ये जो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट का नाम मैंने लिखा बीटा। तो बुक में के भी लिखा है तो सेम है, के लिख सकते हो, बीटा लिख सकते हो, इसलिए मैं मेरा कंफर्टेबल के लिए बीटा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आगे में और भी एक के आएगा तो कंफ्यूज ना होने के लिए मैं बीटा यूज़ कर रहा हूँ। तुम्हारा मर्जी, तुम के भी यूज़ कर सकते हो। सो एफ सी इज इक्वल टू बीटा Q1 इंटू Q2 बाई क्या है? r²। तो ये मॉड को दिस इज द कंडीशन, दिस इज नोन एज बीटा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बोलो, समझ में आ रहा है? फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ओके, बहुत को ना से दिस इज द कंडीशन, ना दिस इज द फॉर्मूला। सो दिस इज योर मैग्नीट्यूड, मतलब F12 भी इतना होगा, F21 भी उतना होगा। तो अब ये वाला टर्म को थोड़ा फोकस करो। इसको मैंने क्या बोला? यूनिवर्सल, मतलब तुम बोल सकते हो कूलम्स कांस्टेंट, और यू कैन से दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसका नाम है, अगर मीडियम क्या है मैंने बोला? फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस हो या एयर हो बराबर है, वो दोनों के लिए हम लिखेंगे 1/4πε0। 1/4πε0, जिसका वैल्यू ऐसा यूनिट में कितना होगा? 9 × 10⁹। ठीक है, 9 × 10⁹। अब इसका यूनिट निकालते हैं, क्या होगा यूनिट। तो अब दिमाग में देखो कि सर 1 कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ε0 भी कांस्टेंट है, लेकिन ये जो कांस्टेंट है, ये ε0 जो कांस्टेंट है, ये मीडियम डिपेंडेंट है। ये क्या है? मीडियम डिपेंडेंट है। मीडियम चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे ε0 के जगह पे और कुछ आ जाएगा, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो टोटल बीटा है, दैट इज़ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो है, ये जो कांस्टेंट है ये मीडियम डिपेंडेंट है। अगर ये मीडियम डिपेंडेंट होगा, देखो अगर ε0 मीडियम डिपेंडेंट होगा, मतलब इसके हिसाब से बीटा भी चेंज होगा, बीटा चेंज होगा तो एफसी चेंज होगा। तो इसलिए कूलम्स फोर्स इज ए मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। तो मीडियम चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू फ्री स्पेस के लिए ε0, लेकिन अदर मीडियम के लिए ε0 नहीं होगा, वहाँ पे एप्सिलॉन लगेगा, दूसरा चीज़ लगेगा, उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मीडियम से मीडियम ये चेंज होता है। तो अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, तो ओवरऑल ये चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इट इज ए मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसका वैल्यू निकालते हैं। ये जो एप्सिलॉन है फ्री स्पेस के लिए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी नाम क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अब इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं, उसका वैल्यू कहाँ से निकालते हैं। ठीक है, देखो अब फार्मूला से आ जाओ। लैब में हम लोग क्या किए, अगर 1 कूलम चार्ज लेंगे, ले लो इधर Q1 1 कूलम, Q2 ले लो 1 कूलम, और दोनों के बीच में डिस्टेंस रखो 1 मीटर। तो ये जब वहाँ पे कूलम्स फोर्स हम लोग अप्लाई किए, फॉर्मूला क्या आया? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको रहने दो 4πε0। Q1 के जगह पे क्या डालोगे? 1 कूलम। Q2 के जगह पे क्या डालोगे? 1 कूलम बाय 1 मीटर का स्क्वायर।
मतलब ये वाला टर्म टोटल क्या हो गया, 1 हो गया। कहाँ पे, अब लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कौन सा मीडियम में, एयर मीडियम में। तो ये जो फार्मूला आ गया, तो यह आ गया क्या, तो इधर जो इंस्ट्रूमेंट हो रहा था मेजरमेंट, तो वहाँ पे कितना रीडिंग आया, 9 × 10⁹, ठीक है, न्यूटन। तो 9 × 10⁹, ये क्या हो गया, 1/4πε0, और इसका वैल्यू क्या हो गया, 1। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ε0 का वैल्यू निकाल लेंगे, किसके लिए, मीडियम के लिए। तो देखो क्या कर रहा हूँ, तो ये वाला इसको थोड़ा देख लो, इधर क्या करना है, 9 × 10⁹ इजिकल क्या हो गया, 1/4πε0। तो इधर से ε0 क्या हो जाएगा, 1/4π9 × 10⁹, जिसका वैल्यू 1/4, पाई के जगह पे क्या डालोगे, 3.14 × 9 × 10⁹, तो इसका वैल्यू आएगा 8.85 × 10⁻²। अब यूनिट बाद में लिखेंगे, यूनिट के हिसाब से तुम लोग खुद बता देगा यूनिट क्या हो। सो दिस इज द वैल्यू। ये जो वैल्यू किसके लिए है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी किसके लिए है, ये डिफाइन करता है, यही डिफाइन करता है। ये क्या है, बोलोगे सर ये क्या है, इसका थोड़ा फीलिंग्स दो, हमको डेफिनेशन याद नहीं है, हमको याद नहीं, मतलब तुम लोग सोचो कि तुमको याद नहीं है, तो उसका फीलिंग्स करो, उसके बाद ऑटोमेटिकल डेफिनेशन याद आ जाएगा, रट्टा नहीं मानने का। ये क्या है, मतलब यही डिफाइन किया, देखो 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, यह डिफाइन कर रहा है, दिस थिंग्स डिफाइंस व्हाट शुड बी द फोर्स, दिस थिंग्स डिफाइंस व्हाट शुड बी द फोर्स। सो ε0 that means electric permittivity of a medium defines what should be the value of electric field or Coulomb's force between the two charges। यही है फीलिंग्स, यही एक प्रॉपर्टी होता है, किसका, तेरा मेरा कोरोना का नहीं, ये किसका प्रॉपर्टी है, मीडियम का प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, जो डिफाइन करेगा दो चार्ज के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, दैट मीन्स कितना कूलम्ब्स फोर्स होगा। मैग्नेटिक फोर्स डिफाइन नहीं करेगा, मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम लोग पढ़ेंगे परमिएबिलिटी आगे। अब ये डिफाइन करता है कितना फोर्स होगा, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज कूलम्ब्स फोर्स। सो दिस इज नोन एज योर परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब परमिटिविटी डिफाइन करता है, यही डिफाइन करता है। तो इसका वैल्यू पता चल गया। अब इसका वैल्यू ये जो है ये फ्री स्पेस के लिए है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बराबर एयर के साथ ले लेते हैं। दिस इज परमिटिविटी, नॉट रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी आगे जाएगा, जिसका वैल्यू मैंने बोला था 1.003। तो यहाँ से पता चल रहा है दिस इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बस इतना क्लियर। अब कूलम्ब्स फोर्स कहाँ से आया, क्यों ये मीडियम डिपेंडेंट है, वो सब समझ में आ गया। अब चलो प्रॉपर्टी तो तुमको समझ में आ गया, 3-4 प्रॉपर्टी मैंने बोला और ये भी बोला, डेरिवेशन बोल दिया कहाँ से आया है। तुम जैसे बोलते हो यहाँ से यहाँ आ गया, नहीं तो यहाँ से आ गया। मैं क्या सोचता हूँ, यही बात है। बात ये है कि हम लैब में इसको एक्सपेरिमेंट किए, ये 9 × 10⁹ न्यूटन आया, तब जब फार्मूला में डाल दिए तो ε0 का वैल्यू ये आ गया। तो दिस इज द थिंग व्हाट वी से, यहाँ से आया है ε0 का वैल्यू इतना है। क्लियर। अब ये जो मीडियम हो गया, अब देखते हैं, मैंने बोला था ये मीडियम डिपेंडेंट है। अब देखते हैं मीडियम के साथ कैसे चेंज होता है। सिंपल बात है, क्या करना है, मीडियम में चेंज करके देखो। अभी एक मीडियम लो, बाकी आगे आगे हम 2 मीडियम लेंगे जो नीट और जेई लेवल में आएगा। अब काउंसिलिंग लेवल में, बोर्ड लेवल में, एनसीईआरटी के हिसाब से अब देख लो। मान लो एक मीडियम है, अब वो मीडियम चेंज हो गया तो क्या होगा, फोर्स का असर, दो के चार्ज बीच में फोर्स का क्या असर होगा। तो देखो मेरे साथ आओ मेरे दोस्त, देख लो इधर, ठीक है। अब देखो, मान लो 2 चार्ज है सेम बराबर, Q1 Q2, दोनों के बीच में कितना है डिस्टेंस r है, और ये कहाँ पे है, फ्री स्पेस में है। फ्री स्पेस में है मतलब मैं क्या यूज़ करूँगा, ε0, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा, 1/4πε0। तो ये 0 है तो इधर भी 0 लिख लो आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान में कोई गलती नहीं होगा, इंटू Q1 × Q2/r²। ये कौन सा मीडियम है, वैक्यूम मीडियम है। अब इसको लेके हम डाल देते हैं किसमें, दूसरा मीडियम में, जिस मीडियम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन है। क्या है, एप्सिलॉन है। तो अगर दूसरा मीडियम में डाल दोगे, ये हो गया मेरा दूसरा मीडियम, और ये मीडियम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F मीडियम = 1/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन 0 नहीं होगा, क्या होगा, एप्सिलॉन होगा Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो अब देखते हैं दोनों में रिलेशन क्या है, तो अब देखते हैं दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो अब इसको लेके थोड़ा एनालिसिस करते हैं क्या रिलेशन है। तो एफ मीडियम की तरफ अगर जाओगे, एफ मीडियम कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको लिखेंगे 1/4 पाई। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इंटू रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब इसके जगह पे मैंने ये लिख रहा हूँ एप्सिलॉन इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी इंटू रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको भी हम बोल सकते हैं के, इसको मैं के भी बोल सकता हूँ। के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो रिलेटिव परमिटिविटी जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वही है। तो इसको हम लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इसको थोड़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको के लिख लो, के इंटू क्या होगा Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो जिसको हम बोल सकते हैं कि 1/k बाहर ले आओ, अंदर कितना रख लो, 1/k अगर बाहर लेके आ जाओगे अंदर कितना रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बाय क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब थोड़ा इधर देखो, इधर मैं लिख सकता हूँ वही फोर्स मीडियम कितना हो जाएगा 1/k बाहर है, और ये किसका वैल्यू था पहले बताया था, ये कौन सा वैल्यू था, F0 था फ्री स्पेस में, ठीक है। तो तुम क्या लिख सकते हो, तो तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो इधर वैल्यू ये था पहले, इसको मैं बता चुका हूँ, ये जो वैल्यू है ये क्या वैल्यू है, फोर्स इन एयर में है, तो इसका वैल्यू और फ्री स्पेस में है, तो क्या हो जाएगा Fm इज इक्वल टू, इधर डाल दो 1/k बाहर है, ये वाला क्या हो जाएगा F0/k। तो क्या समझ में आया, समझ में यह आया कि फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन इनी मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन फ्री स्पेस बाई के। के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। देखो मैंने दो चीज़ बोला परमिटिविटी में, दो, एक है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, दूसरा क्या है रिलेटिव परमिटिविटी, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी के लिए देख लो, तो बाई के हो गया, तो के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो मैं के का वैल्यू पहले बता चुका हूँ कि इसका वैल्यू नेवर बी लेस दैन 1, क्योंकि इसका वैल्यू सबसे कम किसके लिए है, वैक्यूम के लिए। तो के का वैल्यू वैक्यूम के लिए फ्री स्पेस के लिए कितना है 1 है, एयर के लिए कितना है 1.003, और बाकी जितना आगे आगे जाओगे बढ़ बढ़ के जाएगा। वाटर के लिए कितना है 80 है, और तुम्हारा मेटल के लिए क्या है इन्फिनिटी है। कोई भी मेटल ले लो, कॉपर, आयरन, सो मेटल का कितना होगा इन्फिनिटी। मेटल का क्यों इन्फिनिटी है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तब पता चलेगा। सो दिस इज इन्फिनिटी। तो अभी तुम सोचो, ये अगर k का वैल्यू कभी 1 से कम नहीं होगा, तो अभी Fm कभी F0 से ज़्यादा नहीं होगा। तो दो चार्ज के बीच में मैक्सिमम फोर्स किधर मिलता है, वैक्यूम में। और बाकी अगर मीडियम चेंज करोगे तो ऑब्वियसली ये बढ़ बढ़ के जाएगा, ये अगर बढ़ बढ़ के जाएगा, ये घट घट के जाएगा, बढ़ बढ़ के जाएगा, घट घट के जाएगा। अगर ये बढ़ते चलेगा तो Fm घटते चलेगा। समझ में आ गया। तो यही बात है कि सबसे मैक्सिमम फोर्स दो चार्ज के बीच में कहाँ मिलता है, वैक्यूम और फ्री स्पेस में। अगर मीडियम चेंज करते चलोगे, मीडियम का एक प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं परमिटिविटी। तो परमिटिविटी में क्या छुपा है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी में रिलेटिव परमिटिविटी छुपा है, जो डिफाइन करता है कि मीडियम में कितना फोर्स होगा। सो परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी व्हिच डिफाइंस व्हाट शुड बी द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन दैट मीडियम। पूरा फील आया, समझ में आ गया, बहुत खूब। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा आगे तरफ जाएंगे, बहुत सारा 2, 3, 4 मीडियम ऐड करेंगे। अभी क्या है, एक मीडियम चेंज किया, फ्री स्पेस से दूसरा मीडियम ले आया। अब दो के बीच में वाटर, हाफ वाटर होगा, दूसरा प्लास्टिक होगा, या वैक्स होगा, नहीं तो केरोसिन होगा, या तो वाटर होगा, चेंज करेंगे। दो चार्ज के बीच में अलग अलग मीडियम रखेंगे तो क्या होगा। बस देखते रहो, फील करते रहो, मज़ा आ रहा है, सब्सक्राइब करो, बहुत खूब।